विकसित भारत 2047 का सपना केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि स्वस्थ, सक्षम और अनुशासित नागरिकों से साकार होगा। खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक शैली है। ये हमें अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और चुनौतियों का सामना करने का साहस सिखाता है। वहीं अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज आवश्यकता है कि हर बच्चा, हर युवा और हर परिवार खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा, हर युवा खेलों से जुड़ेगा और हर प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी विकसित भारत 2047 का संकल्प वास्तविकता बनेगा। आइए खेल और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं कपिल देव जी आपको, सुनील गुप्ता जी को इस एडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हर महान राष्ट्र की शुरुआत एक सपने से होती है, लेकिन केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता। जब उन सपनों के साथ दृढ़ संकल्प जुड़ता है, निरंतर प्रयास जुड़ता है और राष्ट्रहित की भावना जुड़ती है, तब इतिहास रचा जाता है। आज का भारत केवल बदल नहीं रहा, बल्कि दुनिया को नई दिशा देने के लिए आगे भी बढ़ रहा है। ये वो भारत है जहां हर युवा की आंखों में एक सपना है, हर नागरिक के हृदय में राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है और हर कदम विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। आज का हमारा विशेष विषय है सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बड़े लक्ष्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच, निरंतर मेहनत और अटूट आत्मविश्वास हमें व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भी सहभागी बनाते हैं। इस प्रेरणादायी चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के सम्मानीय मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार, बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं भारतीय क्रिकेट के महानायक, विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव जी। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट के वो महानायक जिन्होंने अपने जज्बे, नेतृत्व और अदम्य आत्मविश्वास से देश को विश्व क्रिकेट की नई पहचान दिलाई। वर्ष 1983 में अपनी कप्तानी में भारत को पहला विश्व कप जिताकर इतिहास रचने वाले महान ऑलराउंडर, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री कपिल देव जी। मैदान पर उनके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट की दिशा ही बदल दी। खेल के साथ साथ युवाओं में फिटनेस, सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने में भी उनका योगदान अतुलनीय है। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक ऐसे संवाद की शुरुआत करते हैं जो केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को नई उड़ान देने का एक संकल्प है। तो सबसे पहले तो कपिल जी, सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार। आज आप दोनों दिग्गज हमारे साथ हैं और पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि ये अलायंस कैसे हुआ, इसी के बारे में जानना चाहेंगे। कपिल सर, आपसे शुरुआत करती हूँ। आपकी एक्सपर्टीज पूरी दुनिया जानती है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, और अभी जिस तरीके से आप सुनील सर के साथ एक एसोसिएशन में हैं, कैसे ये एसोसिएशन हुआ, कैसे आप हेल्थ केयर में आए और आपने हॉस्पिटल के बारे में सोचा और इसका प्रोसेस कैसे? ऐसा कभी कभी आप सोचते नहीं, गलत बस पे चढ़ के सही जगह पहुंच जाते हो। मुझे ऐसा लगा कि बात कर रहे थे, कोविड में काफ़ी तकलीफ थी, सबको तकलीफ थी। आपस में भी जब हम बैठते थे तो डिस्कशन ये होती थी कुछ होना चाहिए, और उसी बीच में ये अपॉर्चुनिटी आई। सुनील जी ने क्रिएट की अपॉर्चुनिटी कि हमें हॉस्पिटल बनाना चाहिए, और उस समय शायद वो सिचुएशन, माइंडसेट ऐसा था कि आदमी कहता कि हाँ क्यों नहीं। बस एक छोटा सा थॉट सा आया और आज इतना बड़ा, हमारे लिए शायद औरों के लिए नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर सके। हिंदुस्तान को अभी दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि एजुकेशन की और एक हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल की। तो शायद हमने ये रूट
यही रूट होना था या ये रूट पकड़ लिया। डेस्टिनी जिसको आप कहेंगे कि गॉड अगर आपसे कुछ कराना चाहता है तो रास्ते हाँ, अपने आप हम बनते ये भी हैं। कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं शायद उस समय हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली Okay. कि हमने ये सोचा और इस लाइन में लग गए। जी बिल्कुल। सुनील सर, आपका बैकग्राउंड फील्ड आपका बिल्कुल डिफरेंट है एंड हेल्थ केयर में अगर आना ही था तो यू कुड हैव डन इट years back, but what clicked you that you wanted to get in alliance with Kapil sir और फिर आगे बढ़े? क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या बात क्लिक हो गई तो फिर आप आगे बढ़े इस रास्ते पर? जी सिमरन, जैसे कपिल जी ने कहा कि कोविड के दौरान जब लोग हम बैठे थे और सभी पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहां सभी को अफोर्डेबल एक सुविधा मिले और वो जो हॉस्पिटल है वो इस तरह का हो जिसमें कि आम जन भी आराम से घुस सके और अपना इलाज ले सके। तो क्यों ना एक हॉस्पिटल शुरू किया जाए। तो वहां से आइडिया एक समझो कि शुरू हुआ और उस आइडिया को फिर हमने डेवलप किया। और जब ये सपना हमने देखा कि क्यों ना एक हॉस्पिटल बनाया जाए और उस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दी जाएं सब लोगों को, तो वो एक सपना के रूप में हमारे लिए सामने आ गया कि हम ऐसा करना चाहते हैं। और मेरे लिए अगर खास तौर पे आप पूछें तो एक महान क्रिकेटर, एक महान व्यक्तित्व के सबके साथ लिए सर। तो एक महान व्यक्तित्व के साथ मुझे हम दोनों का साझा सपना पूरा करने का मौका मिला। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को लाइफ में कुछ और चाहिए। नहीं, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हो गए। DY पाटिल हॉस्पिटल वाले जो हमारे साथ जुड़े वो जी, आए। जी। हमारे एक दो फ्रेंड अमेरिका के हैं, उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना आसान नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। और उसके बाद बैंक जुड़े साथ में, हमारे इन्वेस्टर जुड़े, तो एक सपना कह सकते हैं, एक सपना पूरा हुआ जो हमने वो सोचा भी नहीं था। उस तरह हम चले गए और आज खुश हो रहे हैं इस चीज को देखकर। वेरी नाइस। DY पाटिल के साथ आपके एसोसिएशन के बारे में बात करूंगी, लेकिन आपने जिक्र किया कि कोविड से ये सब चीजें स्टार्ट हुई। कोई ऐसा इंसिडेंट आप दोनों ने देखा कि जो बहुत आपको हार्ट टच कर गया, तो अब आपने सोची कि लोगों की मदद के लिए ये तो बहुत जरूरी है, जो हम कर सकते हैं तो हमें आगे आना चाहिए? कपिल सर, उस समय जब था कि आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की yes, बहुत black तकलीफ हो रही marketing and all, थी, yeah. बॉडीज की बहुत तकलीफ हो रही थी, बिल्स की बहुत तकलीफ थी। आप पैसे दोगे तो बॉडी, कुछ लोग लेके नहीं जा रहे थे। ये सब तमाम चीजें उस समय चल रही थी जो हर्ट कर रही थी बेसिकली एक आम इंसान को कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो उसको मद्देनजर रखकर हमने ये सब प्लानिंग किया। कितना हम कर पाएंगे, कोशिश हमारी अभी भी जारी है। बाकी लोगों का साथ चाहिए, कॉर्पोरेट का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज एक सोचना और पूरा करना आसान नहीं है। जी बिल्कुल। सुनील सर, क्या आपने भी कुछ ऐसा किसी का दर्द महसूस किया था दैट यू टेंड फॉरवर्ड टू इट? तो मुझे लगता है कि कोविड में शायद कोई व्यक्ति भी नहीं ऐसा बचा होगा संसार में जिसने ये सब महसूस ना किया हो और वो दर्द ना देखा हो किसी अपने का, कि जिसको कि हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला या दवाई नहीं मिली, या उसको पैसे के अभाव के कारण वो अपनी बॉडी लेने नहीं गया क्योंकि बिल इतना ज्यादा था कि वो ले नहीं सकता था और ये भी डर था कि उसको लाएंगे तो और इन्फेक्शन ना फैले, और वो सब चीजें उस समय थी। तो उस समय हमें लगा कि हेल्थ केयर की देश को बहुत जरूरत है। मतलब हमारे देश में जो हेल्थ केयर अगर हम देखते हैं आंकड़ा, तो हमारे देश में वो अभी बहुत कम है। अगर हम बेड की संख्या देखें तो वो कम है। जो पूरे WHO कहता है कि आपको कितने बेड होने चाहिए, उससे हमारे देश में कम है। तो अगर आपके पास मेडिकल सुविधाएं पूरी होंगी तो शायद इस तरह का कभी समस्या ना आए कि कुछ लोगों को एडमिशन ही नहीं मिल रहा किसी भी कॉस्ट पे और पूरा इलाज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम इसे कह सकते हैं, सपना भी कह सकते हैं, एक सोच हमारी उस दिशा में डेवलप हो गई कि सबको मिलने के लिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने इकोनॉमिक साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल देखी है, सारे बिजनेसेस देखे हैं, पूरा इकोसिस्टम मैंने देखा है। कपिल जी ने पूरी दुनिया देखी हुई है और पूरी दुनिया को उन्होंने अपने माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से और एक अच्छे इंसान होने के नाते और गोल्फ के माध्यम से देखी है। तो क्यों नहीं हम वो चीज करें जो कि पूरे आम जनता और देश और सबको जरूरत है, उस दिशा में हम भी क्यों ना कदम बढ़ाएं। Actually, and people I really think giving back to the society, if you can. There is an age when you are 16, 18, you want to have fun, you get married, you have kids, grandchildren,
and then there is a thought come in your mind, can I give back to the society? Yes. That is very very important. जब वो आ जाता है और आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए. कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ सोशल वर्क में जाते हैं, कुछ चैरिटीज में जाते हैं. हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैरिटी था. वाह, वेरी नाइस. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे. They are the one who are running. We are the just be part of that. India has come a long way. From new ideas to new possibilities to new milestones. With every step forward, India has continued to grow and evolve. And for the last 50 years, Vikas Group, a leading B2B supplier across diverse sectors, has been part of that journey, driven by innovation and excellence. Women entrepreneurs के लिए एक strong support. अपना business बढ़ाइए यूको MSME नारी सम्मान के साथ. यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए easy funding, quick approvals और growth guaranteed. Young entrepreneurs के लिए एक नया boost. Empower your ideas and grow with यूको बैंक युवा शक्ति. यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच. पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट. कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर. यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ. ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है. हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर. Coming back to the question, why you chose to associate with DY Patil for this big hospital और ये सारा, कपिल सर? मैं दूं किसी ना किसी के साथ तो जुड़ना था. ना तो ये डॉक्टर हैं, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना तो हमें एडवाइस कौन करता है कि ऐसे करो ऐसे करो. बिजनेस जब करते हैं तो कोई ना कोई तो हम मैक्स के साथ जा सकते थे, हम वेदांता के साथ जा सकते थे, किसी के साथ. तो यहाँ पर उनका इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में नहीं था, डीवाई पाटिल, एंड वो यहाँ आना चाहते थे. हम भी उस तरफ जाना चाहते थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बट जब उनसे बात हुई, एक अच्छे, जब दो लोगों से बात होती है तो अगर आपके थॉट मिल जाते हैं, मिलते हैं, फिर तो नए आइडियाज बनते हैं. इसी तरह बस चाय कॉफी पे होता है कि ऐसा कर रहे हैं. तो उनकी सहमियत हुई, कुछ हमारे थॉट प्रोसेस, देन डिस्कशन हुई. तो आज दे आर द वन हु आर रनिंग, वी आर द जस्ट बी पार्ट ऑफ दैट. क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जब हम दोनों, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, मेडिकल की कोई बैकग्राउंड नहीं है, और किसी भी हॉस्पिटल में एक पूरा सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं कि प्रोटोकॉल, मेडिकल प्रोटोकॉल होते हैं, सर्जिकल प्रोटोकॉल होते हैं, मेडिसिन कैसे अपने, कितनी एथिकल मेडिसिन होंगी, कहाँ इस्तेमाल होंगी, क्या होंगी, और किस तरीके से पूरा हॉस्पिटल चलेगा. उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसे डिकेड्स का एक्सपीरियंस हो. कम से कम जिसने 10-20 साल हॉस्पिटल चलाए हों. उनका मेडिकल कॉलेज भी है और उनके हॉस्पिटल बेड भी हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेड हैं उनके. तो उनका पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, मतलब वो डॉक्टर बनाते भी हैं और हॉस्पिटल भी चलाते हैं. और जैसा पाजी ने कहा कि नॉर्थ में उनकी प्रेजेंस नहीं थी, वो भी कीन थे कि हम नॉर्थ में अपनी प्रेजेंस करें. हमें भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जिसके पास पूरा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो कि हमारे सिस्टम्स को एक ऐसा बनाए, सिस्टम को जो कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल के रूप में हो. क्योंकि हॉस्पिटल में चैलेंजेस बहुत हैं. अगर आपके एसओपी पूरे प्रॉपर नहीं है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल. तो हम नहीं चाहते थे कि हम दोनों नॉन मेडिकल लाइन से होने के बाद उस तरह के कुछ चैलेंज हमारे पास आए. जी. क्योंकि इतना सब सेटअप करने के बाद भी अगर ऑपरेशंस में आपको प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाता है. और दूसरी बात ये कि सर, आप इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर, आपने कहा कि थॉट्स थी जो एक्सचेंज हुई और फिर आप आगे बढ़े. कई डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं आपके इसको लेके कि कोई चीज़ आपने सजेस्ट की हो, सर को नहीं समझ में आई? अभी तक तो नहीं हुई है, कल का पता नहीं. नहीं, ऐसा नहीं. आई थिंक हम डिस्कशन करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दूसरे की कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, और दूसरे को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए. और उसमें कोई नहीं, अगर आप एक बेटरमेंट के लिए सोच रहे हो तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा मायने नहीं रखती कि आपकी ईगो कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए प्रोजेक्ट से.
जिस काम के लिए आप कर रहे हो। अगर आपकी ईगो बड़ी है तो आपको काम में नहीं आना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, मेडिसिन हो, या लेट्स से पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स, Whatever you do, कुछ भी जो आप करते हैं। आपकी ईगो होनी चाहिए अपने लिए, टू परफॉर्म, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द संस्था के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उस समय वो व्यक्ति गौण हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट। हम सबके लिए, हम दोनों के लिए और सभी जो लोग एसोसिएटेड हैं सबके लिए हॉस्पिटल सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। तो जो भी हॉस्पिटल के बेटरमेंट की बात करता है उसे सब सुनते हैं और मानते हैं। पर्सनल ईगो हमारी कभी थी ही नहीं। वेरी नाइस। और होनी भी नहीं चाहिए पर्सनल। कल का नहीं पता, आज हम ऐसे ही सोचते हैं दोनों कि नहीं, ये काम होना चाहिए। दैट्स द जेनरोसिटी ना, जो इतने एक्सपीरियंस और सबके बाद आती है कि ईगो नहीं होनी चाहिए। कितनी खूबसूरत बात सर ने कही है यहाँ पर। और KDSG जब हम देखते हैं सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर से गुजर रहा है, आम इंसान देखता है KDSG हॉस्पिटल, सो व्हाट्स फॉर हिम, एक लेमैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए KDSG क्या ऑफर कर रहा है, क्या क्या स्कीम्स ऐसे लोगों के लिए हैं, कैसे जो बेनिफिट जो लोगों को मिलेगा? देखिए, आपकी रेपुटेशन ओवरनाइट तो बनती नहीं है, राइट? अगर हम कहें कि ये है, हम काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, यूपी के लिए स्पेशली, क्योंकि यूपी में है और यहाँ पर नीड बहुत ज़्यादा है, इतनी सुविधा नहीं है। अगर कोई आता है तो हमारा स्टाफ को उसको हंस के बात करो और उसका लुक आफ्टर करो। ये ऑर्गेनाइजेशन है लुक आफ्टर करने के लिए, हॉस्पिटल है लुक आफ्टर करने के लिए एक दूसरे को। तो हमारा एम ही यही है। तो उसके बाद कोई भी आएगा तो उसको बताना तो हमारा फर्ज बनता है। तो सर कुछ स्कीम्स जैसे हैं आप? हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आम व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक योजना बनाई, आयुष्मान योजना जिसे हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में उसे पूरी तरह से लागू किया हुआ है। और 5 लाख तक का इलाज जो भी व्यक्ति आयुष्मान में रजिस्टर्ड है, जिसमें कि रजिस्टर्ड होना बहुत आसान है, हर व्यक्ति उसमें हो सकता है, चाहे वो आंगनबाड़ी का वर्कर है, चाहे वो शिक्षा मित्र है या आशा वर्कर है, कोई भी, सब लोग उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो जो भी उसमें रजिस्टर्ड हैं उनका आयुष्मान का इलाज हम लोग करते हैं और कैशलेस करते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता। और जो गवर्नमेंट ने हमें पैकेज दिए हुए हैं डिफरेंट तरह के, आयुष्मान में पैकेज होते हैं कि आप इस बीमारी के लिए आए तो आपका ये इस तरह से होगा, उस तरीके से हम उनका इलाज करते हैं। और हमारी कोशिश होती है नया हॉस्पिटल होने के बावजूद भी, क्योंकि आयुष्मान में जो पैसे मिलते हैं वो नॉर्मली जो प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं उससे काफी कम होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों का डे 1 से एम ही था एथिकल और अफोर्डेबल, तो हमारे को वो सूट किया। हम क्योंकि पहले दिन से अफोर्डेबल होना चाहते थे, हम पहले दिन से एथिकल होना चाहते थे, हम पहले दिन से चाहते थे कि कोई ओवर बिलिंग ना हो, हम पहले दिन से चाहते थे कि कोई ऐसे टेस्ट ना लिखे जाएं जो मरीज को जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की बिलिंग पर्पस के लिए उसे कराए जाएं, ऐसे हम नहीं चाहते थे, या कोई इस तरह के प्रोसीजर किए जाएं जो कि जरूरत नहीं हो। तो हमारा क्योंकि डे 1 से एथिकल था और हम डे 1 से अफोर्डेबल रहना चाहते थे, क्योंकि हमारा एम है इस हॉस्पिटल को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना कि यदि आप एथिकल चलाएंगे तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी सुविधा आयुष्मान की हमारे यहाँ है। और बाकी जो नॉर्मल इंश्योरेंस की सुविधा होती है कि जिन भी व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है वो सब सुविधाएं हमारे यहाँ है कैशलेस की। यदि कोई व्यक्ति जो भी इलाज के लिए आते हैं उनको वो सारी सुविधाएं मिलती है। बिल्कुल। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। ये दोनों चीज कैसे होंगी? जब आप एफिशिएंसी लाओगे। यदि आप वर्किंग एफिशिएंसी ले आओगे तो आप अफोर्डेबल रहते हुए भी सस्टेन कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। जब आप बात करते हैं एथिकल हॉस्पिटल और ओवर बिलिंग नहीं, और हु कीप्स द चेक, कौन ध्यान रखता है कि वाकई एथिक्स पे काम हो रहा है? आई थिंक वो मैसेज ऊपर से जाता है। हम कहते हैं कि देखिए हम आपको टारगेट नहीं देते कि इतना टारगेट हाँ, होना, जो वो प्राइवेट सबसे हॉस्पिटल्स में जनरली आजकल देखा जो जाता है। टारगेट वर्ड है ना, जी, से जी। किसी बिजनेस पे या। भी ये बहुत गलत है। आप ये कीजिए कि हम सर्विस इंडस्ट्री बन गए हैं, आप उनको सुविधा दें, और ऊपर से अगर ये जाता है कि टारगेट आपका नहीं है, आपको लुक आफ्टर करना है अपने पेशेंट्स को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने यही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफर्ट है हमारा कि हम टारगेट नहीं देते डॉक्टर्स को कि ये आपका टारगेट है। तो इसलिए जो पहले गुप्ता जी ने बोला कि एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं होगी, टेस्ट नहीं होंगे, ज़रूरत नहीं है तो कोई कुछ उसका करने का तो फ़ायदा भी नहीं है। तो इस तरह के अगर हम उनको बताते हैं DY पाटिल, बाकी उन्होंने करना है। अगर वो कहते हैं 6 टेस्ट है तो है भाई, वो हमें नहीं पता, बट हम कहते हैं आपके लिए टारगेट नहीं है। नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अनएथिकल कब आएगा? अनएथिकल किसी भी बिजनेस में तब आएगा जबकि आपके Sales टारगेट target, yes. अब जैसे कई बार आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक इंश्योरेंस कंपनी या एक बैंकिंग में एम्प्लॉय को बहुत टारगेट दे दिए गए, वो परेशान हो गया, उसने कुछ और कर लिया क्योंकि टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा था, या उसने अनएथिकली लोगों को ओवर कमिट करना शुरू कर दिया क्योंकि टारगेट पूरे करने थे। तो यदि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में टारगेट होंगे, यदि किसी डिपार्टमेंट का टारगेट होगा कि आपने इतने पैसे जरूर अर्न करने हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से शुरुआत हो सकती है। मैं ये नहीं कहता लोग करते होंगे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि यदि आप टारगेट दे देंगे तो शायद अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं जब टारगेट ही नहीं होगा, तो जब बेस ही आपने खत्म कर दिया तो फिर एथिकल रहेगा। हर व्यक्ति यदि देखा जाए जो भी इस संसार में पैदा होता है वो अच्छा काम करना चाहता है, एथिकल रहना चाहता है, अपने दिल से काम करना चाहता है और सबके लिए करना चाहता है। लेकिन जब उसको कुछ सराउंडिंग ऐसे मिल जाते हैं, उसको बोलते नहीं आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये सैलरी तब मिलेगी जब आप ये पूरा करोगे, आपको ये सैलरी तब मिलेगी जब पूरा करेंगे। जैसे मान लो आप ही के टारगेट कर दिए जाए कि आप जब तक 20 इंटरव्यू रोज नहीं लेंगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है 18वां इंटरव्यू या 15वां इंटरव्यू आपका उतने दिल से ना ले पाए। तो टारगेट हर चीज में हमें लगता है खतरनाक चीज है। तो हमने और पाजी ने डे 1 में जब हॉस्पिटल का सपना देख रहे थे तभी ये चीज डिस्कस करनी शुरू कर दी थी कि पाजी हम टारगेट नहीं रखेंगे तो क्या हॉस्पिटल चल पाएगा? ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ना चल पाए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व होता है जब हम बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। अगर आप बोलते हो अफोर्डेबल है तो भी सस्टेन कर पाओगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अफोर्डेबल करते करते आप सस्टेन ही ना कर पाओ और आगे चल ही ना पाओ तो इलाज कैसे करोगे? तो इसका मतलब आपको अफोर्डेबल भी रहना है और सस्टेन भी करना है, मतलब आपने चलना भी है। तो ये दोनों चीज कैसे होंगी? जब आप एफिशिएंसी लाओगे। यदि आप वर्किंग एफिशिएंसी ले आओगे तो आप अफोर्डेबल रहते हुए भी सस्टेन कर सकते हैं। तो वो ही हम दोनों का शुरू से आइडिया था कि पाजी हम टारगेट तो नहीं देंगे, लेकिन हम एफिशिएंसी जरूर बढ़ाएंगे और एफिशिएंसी हर चीज में बढ़ाएंगे। कोई भी चीज, कोई भी फील्ड हो, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, सब में एफिशिएंसी होगी। सब में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम एफिशिएंसी पूरी कर सकें और जो हमारा सपना था अफोर्डेबल और एथिकल, उसको सस्टेन कर पाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मेरा यह है कि आपने कहा एफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान देना है, तो जनरली स्टाफ अब आपका जब टॉप नॉच होगा तभी एफिशिएंसी जो है वो 100% आएगी। क्या क्राइटेरिया आपने स्टाफ सिलेक्शन में रखा था? जो डॉक्टर्स थे, किस क्राइटेरिया से आपने सेलेक्ट किया कि क्या, क्योंकि एथिकल हॉस्पिटल है सो टारगेट वाले डॉक्टर्स या व्हाटएवर जो भी एक्सपीरियंस उनका रहा होगा, आपकी तो भी एक क्राइटेरिया होगा कि हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए। व्हाट वाज दैट? बिल्कुल, मैं शुरुआत करता हूं, पाजी ऐड करेंगे। देखिए क्या हमने कोशिश की, ये काम DY पाटिल को सौंपा गया कि इंटरव्यू आप लोग कंडक्ट करेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, क्योंकि टारगेट वाली बात थी कि टारगेट नहीं दिए जाएंगे, तो उन्होंने भी कोशिश की कि पहले जो इस एरिया के अच्छे डॉक्टर थे जिनका नाम था पब्लिक में कि वो अच्छा इलाज करते हैं, उन डॉक्टर्स को पहले प्रेफरेंस दिया गया और फिर और डॉक्टर ऐड किए गए। तो मतलब कोशिश ये हुई कि जो इस इलाके में ऑलरेडी पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उनको भी लिया जाए इसमें, और फिर बाकी जो एक्सपर्टीज हैं जो इस क्षेत्र में नहीं मिले उसको बाहर से भी लिया जाए, आउटसोर्स किया जाए। और DY पाटिल होने के कारण उनके पास सब तरह की एक्सपर्टीज ऑलरेडी है जी। तो जब भी कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो उनकी एक्सपर्टीज तो हमेशा अवेलेबल है। तो उनके माध्यम से हम ये कर पाए कि हम ऐसे लोग चुन पाए जो कि बेहतर भी हैं, अच्छे भी हैं और जो दिल से काम करना चाहते हैं, बिगर किसी टारगेट के भी एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण है कि बिगर टारगेट के भी
एफिशिएंसी नहीं लूज होनी, मतलब डॉक्टर करे एफिशिएंटली ही काम। तो उस तरीके से मेरे को लगता है हमने चुना, तो डॉक्टर्स भी हमें अच्छे मिले, और उसका अब बहुत कम समय हुआ है हमें, तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। तो लेकिन हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम ठीक पाथ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गुड। तो आइए जानते हैं केडीएसजी के डॉक्टर से कि उनका इस हॉस्पिटल के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश दुबे है। मैंने केडीएसजी हॉस्पिटल एक सोच के साथ ज्वाइन किया था कि कपिल देव जी और सुनील गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों के पास तक हड्डी रोग से संबंधित सभी सुविधाओं को पहुंचा सकेंगे। सो यहाँ पे केडीएसजी अस्पताल में हम घुटना प्रत्यारोपण से लेके फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट से लेके पेल्वी एस्टाबुलर सर्जरी से लेके स्कोपी तक सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। हम सारे मरीजों का उपचार ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे चल के हमारी उम्मीद ये है कि यहाँ पे कपिल देव जी के, सुनील गुप्ता जी के सहयोग से हम सभी प्रकार के मरीजों का सही उपचार सही दामों में कर सकेंगे, ताकि हर वर्ग के लोगों को उनका फायदा मिल सके। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, राष्ट्र बदलने के लिए किसी एक बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। करोड़ों छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास ही एक विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी प्रेरणा और इसी विश्वास के साथ आज के इस विशेष अंक में हमें अनुमति दीजिए, और अगले एपिसोड में हम एक और प्रेरक विषय के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे सम्मानीय मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कपिल देव जी, और मेरी ओर से आप सभी को सादर अनुरोध है कि अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, क्योंकि विकसित भारत का सपना हम सबका सपना है। नमस्कार।